आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is taken at random from the lot. What will be the probability that this bulb will not be defective? कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं, उनमें से 4 खराब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब 16 बल्ब, 16 बल्ब अच्छे हैं, ठीक है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। यादृच्छिया मतलब एट रैंडम, हिंदी में यादृच्छिया, इंग्लिश में एट रैंडम। यादृच्छिया मतलब बिना देखे 20 बल्ब रखे हैं, बिना देखे हुए एक बल्ब निकाला, तब बनेगा ये प्रायिकता का प्रश्न, ठीक। तो उसको बोलते हैं यादृच्छिया। यादृच्छिया मतलब बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कुल बल्बों की संख्या लिख लेता हूं। कुल बल्बों की संख्या, ध्यान से समझिए आप, कुल बल्बों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट? बल्बों की संख्या है 20। कुल बल्बों की संख्या कितनी? 20 है। खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 बल्ब खराब हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है? 20 हैं। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4 हैं। तो अब देखो, अच्छे बल्ब आप समझ लीजिए, या जो बल्ब अच्छे नहीं हैं, समूह में ठीक बल्बों की संख्या, समूह में जो 20 बल्बों का समूह है, समूह में अच्छे बल्बों की संख्या लिख दीजिए, ठीक है। समूह में ठीक बल्बों की संख्या, ठीक बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप देखिए 20 कुल हैं, 4 खराब हैं, तो ठीक बल्ब कितने हैं? 16 हैं। 16 बल्ब ठीक हैं। अब क्या प्रायिकता निकालनी है? प्रायिकता की, एक बल्ब निकाला ना, एक बल्ब निकाला, तो प्रायिकता की बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होगा। आ गया समझ में? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मतलब ढेर में से बिना देखे यादृच्छिक एक बल्ब निकाला और हमको प्रायिकता ज्ञात करनी कि बल्ब खराब नहीं होगा। इसका मतलब बल्ब खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब निकला या ठीक बल्ब निकला, ठीक है। ठीक बल्ब निकलने की, ठीक बल्ब निकलने की, ठीक बल्ब निकलने की घटनाएं लिख दीजिए। ठीक बल्ब निकलने के अनुकूल संयोग लिख दीजिए, ठीक है। बल्ब निकलने के अनुकूल संयोग डिवाइडेड बाय कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। समझ में आ रहा है? ठीक बल्ब निकलने के अनुकूल संयोग, समूह में ठीक बल्बों की संख्या कितने? 16। तो कोई बल्ब निकाला वो खराब नहीं होगा मतलब वो ठीक बल्ब है। तो ठीक बल्ब कितने? 16 हैं, तो हो जाएगा 16 बटे कुल बल्बों की संख्या है 20। अब 4 से काट लीजिए, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 4/5।
प्रायिकता की जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, probability that the taken bulb will not be defective is equal to 4/5। ठीक है, इसी में अथवा भी है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अथवा भी है, उसको देखते हैं। आइए एड स्टैंड क्वेश्चन नंबर 16 में आंतरिक विकल्प है, इंटरनल चॉइस है। या तो इससे पहले वाला करना था जो मैं सॉल्व किया है, या तो ये करना है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, पासा फेंक रहे हैं और प्रायिकता ज्ञात करने की वो क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए, पासा आप जानते हैं, लूडो बोलते हैं जिसको, जिसमें आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, ऐसे हिला हिला के फेंकते हैं ना, एक डाइस। ठीक है, एक पासा जिसमें 6 तल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं उसके सरफेसेस पे। ठीक है ना, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं, कोई पासा हमने फेंका, क्या क्या संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, वो होंगी 1 2 3 4 5 और 6। 6 तल होते हैं, तो एक बार पासा फेंका, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब कह रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, आप देखिए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप देखिए। अभाज्य संख्याएं देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 इज द लीस्ट प्राइम। 2 अभाज्य संख्या 2 हो सकती है, अभाज्य संख्या 3 हो सकती है, अभाज्य संख्या 5 हो सकती है। या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा अभाज्य संख्याओं में। ठीक है ना, तो ये प्राइम नंबर है 2 3 5। ठीक हो गया। अब यही प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अब आप देखिए, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, पासे के फेंक में अभाज्य संख्या मिलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल संयोग, पहले सूत्र लिख देना चाहिए। अनुकूल संयोग डिवाइडेड बाय कुल संयोग, ये है ना सूत्र, तो ये है। अब अनुकूल संयोग का मतलब ये होता है, अनुकूल संयोग मतलब जब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 2 आ गया तब भी अभाज्य संख्या आ गई, 3 आ गया तब भी अभाज्य संख्या है, 5 आएगी तब भी अभाज्य संख्या है, तो अनुकूल संयोग हो गए। अनुकूल संयोगों की संख्या बटे कुल संयोगों की संख्या। अनुकूल संयोगों की संख्या बटे कुल संयोगों की संख्या। अनुकूल संयोग कौन कौन है, 1 2 3, तो 3 बाई कुल संयोगों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये होगी कुल। काट लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2 आ गया। एक अभाज्य संख्या मिलेगी, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है ना अंडरस्टैंड। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रारंभ हुए हैं। निम्नलिखित रैखिक युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफ बनाना है, इन 2 रैखिक युग्म से ग्राफ बनाना है
और समीकरण को हल करना है। ठीक है, समीकरण हल करने का मतलब हुआ कि x और y के मान चाहिए। समीकरण हल कीजिए, x और y के मान चाहिए। रैखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, रैखिक मतलब रेखा। इसको मैं ट्रेस करूँगा, इसका मैं ग्राफ बनाऊँगा तो मुझे रेखा मिलेगी, इसका मैं ग्राफ बनाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगी, रेखा मिलेगी। इसको, इसका नाम है रैखिक, लीनियर। लीनियर मीन्स लाइन। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ खींचता हूँ, इसका भी ग्राफ खींचता हूँ। यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है, देखो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने इसमें पॉइंट लगाए हैं। आपको तो ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। तो ग्राफ पेपर पे एक बड़ा खाना जो होता है ना, उसको 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 बड़े खाने 2 सेंटीमीटर, 3 बड़े खाने 3 सेंटीमीटर, ऐसे एक्स एक्सिस पे, ऐसी वाई एक्सिस पे आप, ठीक है, बड़े बड़े खानों को एक एक करके मान के चलिए। अब देखो, पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ 2x + y = 6। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। x और y के मान देखता हूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ, यदि मैं y 0 कर दूँ, अपनी इच्छा से रखूँगा। यदि 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 मैंने लिख दिया, यदि y बराबर 0, y का मान 0 है, तो x का मान कितना होगा। इस इक्वेशन में y बराबर मैंने 0 रखा, अपनी ओर से रख रहा हूँ। तो 2x ये 0 हो जाएगा, + 0 = 6। इसका मतलब हुआ 2x = 6। अब x का मान चाहिए, तो इसके साथ 2 गुणा में, तो इसके नीचे आ जाएगा 6/2। तो 2 3 6, ये हो गया 3। तो एक बिंदु हो गया, पॉइंट, या आप देख देंगे बिंदु, एक बिंदु आ गया, उसका नाम है 3। ठीक है, पहला x वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y वाला। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं बाय द वे A से 30। ठीक है, रेखा खींचने के लिए, कहीं पर रेखा दर्शाने के लिए कम से कम हमको 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, दूसरी बार मैं क्या करता हूं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, इस समीकरण में मैं, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर 0 कर रहा हूँ। तो x की जगह 0 हुए तो 0 हो गया, 0 + y बराबर 6। तो इसका मतलब y बराबर कितना हो गया, 6। तो बिंदु कौन सा हो गया हो, बिंदु, यदि मैं उसको b बिंदु कहूँ, जैसे इसको मैं यदि a बिंदु कहूँ, ठीक है, बिंदु b, तो बिंदु b x कोऑर्डिनेट क्या ले रखा है, x 0 ले रखा है। तो y कितना हो गया, y हो गया 6। ठीक है, तो इस लाइन पर 2 बिंदु आ गए। एक बिंदु है 3,0 और दूसरा बिंदु है 0,6। अब आप देखो ये कहां पड़ेगा, 3,0। 3,0 वाला पॉइंट कहां होगा, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 0 है। तो x एक्सिस पे 3 मतलब 1 2 3, यहां x एक्सिस पे 3 और y पे 0। y पे 0 का मतलब है न ऊपर जाना है न नीचे आना है, यही बिंदु है। तो ये a बिंदु है, ये वाला a बिंदु है, उसके निर्देशांक कितने हो गए, 3,0। ठीक, बिंदु भी क्या है, 0,6। 0,6 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पे 0 चलना, मतलब x एक्सिस पे कहीं जाना ही नहीं है, न तो इधर जाना है न इधर जाना है। x एक्सिस में कहीं नहीं जाना, पर y पे 6 जाना है, y पे 6, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। यह है b पॉइंट, इसको कहा मैंने 0,6। अब सरल रेखा है, रैखिक समीकरण है, सरल रेखा है ये, तो 2 बिंदु इसके लिए पर्याप्त होते हैं खींचने के लिए। तो मैं इन दोनों को ऐसे स्केल से मिला दूंगा, ऐसे देखो, इस रूप में मैं इसको स्केल से मिला दूंगा, रेखा से मिला दूंगा, ऐसे रेखा बन गई, सरल रेखा बन गई। और आगे तक खींच लेता हूं, देखो, और आगे तक खींच लेता हूं, आप देखिए ऐसे। इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, आप देखिए, ये
ये हो गया ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये है 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, दूसरी लाइन आप देखिए, दूसरी रेखा है 2x प्लस दूसरी लाइन है, इसको देखिए आप, ये वाली x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो, y को कोई भी मान दे रहा हूं, मैं y बराबर 1 रखता हूं, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, y बराबर 1 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, माइनस 2 प्लस 2 कट गए तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बिंदु क्या हो गया, इसको मैं सी बिंदु मान सकता हूं, x 0 है और y कितना है 1 है। ठीक हो गया। इस इक्वेशन में अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं इस इक्वेशन में एक पॉइंट और निकालता हूं, कुछ भी रख देता हूं, x बराबर रख लेता हूं कितना 2 रख लेता हूं या 4 रख लेता हूं, या x बराबर समीकरण 2 में अपनी इच्छा से रख रहा हूं, x बराबर 2 रखने पर, इस पर मैंने 2 रखा x बराबर, तो 2 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y को वहाँ ले जाऊंगा तो प्लस हो गया, 2y बराबर 4। तो हमारे पास आ रहा है, यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, तो बिंदु कौन सा हो गया, डी बिंदु माना लेता हूँ, पहला कोऑर्डिनेट x लेते हैं, मैंने x बराबर 2 रखा तो मेरे पास y भी कितना आ गया 2 आ गया। तो इस लाइन को खींचने के लिए, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, एक तो C पॉइंट है, C पॉइंट ये है 0,1 और D पॉइंट है 2,2। तो 0,1 कितना होगा आप देखो, 0,1 का मतलब हुआ ये बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर, क्योंकि x में तो 0 जाना है, x में तो कहीं जाना ही नहीं है, न इधर जाना है न इधर जाना है, पर y पे कितना जाना है 1, ये। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ 0,1 इसका। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट डी क्या है 2,2, 2,2 मतलब x में भी 2 जाना है, y में भी 2 जाना है, x में 2 चला गया ये 1 2, y में भी 2 चलिए 1 2, देखो y में 1, y है ना 1 2, ये y का 2 है, तो y 1 और 2 यहाँ आ गया ये पॉइंट। ठीक है, इसका नाम लिख लेता हूं मैं D2,2 और मैं इन दोनों को मिला लेता हूं, इन दो बिंदुओं को C और D, इन दोनों को मैं मिला देता हूं। आप देखिए ये ठीक हो गया, ये इसका इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई कि ये दोनों रेखाएं, ये और ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है, ये इस बिंदु पे काट रही है। ठीक है, ठीक है ना, ये और ये इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बिंदु इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है, 2 2 इस रेखा पर भी है और ये 2 2 इस रेखा पर भी, एक कॉमन पॉइंट हो गया। यहाँ से मैं लंब डालूंगा ऐसे और ऐसे, तो x 2 हो गया और y कितना हो गया 2 हो गया, x 2 y 2। तो जहां पर इन दोनों बिंदुओं ने, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, वह बिंदु क्या है, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, दोनों रेखाओं का कटान बिंदु आ गया।
2,2। एक दूसरे को दोनों रेखाएं 2,2 बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये 2,2 यहां भी है और 2,2 यहां भी है। तो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे माना एक रेखा ये और एक ये है, दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, तो ये इनका हल हो जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक इन दोनों रेखाओं के हल हो जाएंगे। तो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, एक दूसरे को कहां पर काटा इन्होंने? 2,2 पे। तो ये वाला बिंदु इन रेखाओं का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो समीकरण का हल क्या हो गया? समीकरणों का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। क्या बोला मैंने? 2,2 का मतलब हुआ x भी 2 है और y भी 2 है। तो ग्राफ के माध्यम से ही करना था ये, ठीक है ना? ग्राफ के माध्यम से ही करना था। जहां पर दोनों रेखाएं कटेंगी उस बिंदु के निर्देशांक दोनों रेखाओं के हल होंगे। अब आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कि सही आया कि नहीं आया। इस समीकरण में देखते हैं, x बराबर 2 करो तो 2 गुणा 2 4, धन y बराबर 2, 4 और 2 6 आ गया दाएं पक्ष। बाएं पक्ष में x बराबर 2 करो, बाएं पक्ष में x बराबर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 गुणा 2 -4, तो 2 -4 धन 2, 2 और 2 4, 4 -4 आ गया 0। इसका मतलब हमारा जो ये हल आया बिल्कुल सही आया। तो ग्राफ के माध्यम से इस रूप में इसको हल करना है। समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं, ठीक है ना? प्रतिस्थापन है, ठीक हो गया, विलोपन है, क्रैमर्स रूल है, ग्राफ के माध्यम से है। ग्राफ के माध्यम से समीकरण को हल करना आपके पास कई विधियां हैं। तो एक विधि ये है, ग्राफ के माध्यम से ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ पेपर पर। तो जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी उसके निर्देशांक देखने हैं, ठीक है, कि x में कितना है और y में कितना, वही दोनों रेखाओं का हल हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण का हल क्या हो गया? निम्नलिखित रैखिक युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हल कीजिए मतलब x और y के मान निकालिए, ये निकल गए। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में भी इंटरनल चॉइस है, अथवा या तो वो वाला करना था या ये वाला करना है। ठीक है, तो ये भी क्या है? निम्नलिखित रैखिक युग्म को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक, ये रैखिक समीकरण है, मतलब जहाँ x की घात 1 हो, y की घात 1 हो, उसको रैखिक बोलते हैं। ध्यान रखना है। लीनियर क्या हुआ? लीनियर मीन्स x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। कहने का मतलब हुआ कि इसका ग्राफ खींचूंगा तो सरल रेखा आएगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक रेखा आएगा, लाइन आएगा। ठीक हो गया। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ। 3x/2 - 5y/3 = -2। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। मैं इसको हल करता हूँ। कैसे हल होगा? दिस इम्प्लाइज दैट, इसका और इसका लघुत्तम ले लेता हूँ 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो 2 से इसको भाग करिए, 2 3 6, 3 आया। 3 की गुणा इसमें होगी तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9x, माइनस 3 से इसमें भाग करिए, 3 दूने 6, 2 आया। 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 5y गुणा 2 कितना हो गया? 10y बराबर -2। तो इसका मतलब हो गया, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी तो 9x माइनस 10y = -12। इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये 1 है, इसको मैं 2 मानूंगा। ठीक हो गया। तो इसी इक्वेशन को मैंने ये बना दिया। अब देखो फिर क्या है कि x/3 + y/2 = 13/6। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों का लघुत्तम ले लेता हूँ। 3 और 2 का कितना हो गया? 6। 3 दूनी 6, 2 आएगा। 2 की गुणा इसमें तो 2x प्लस 2 3 6, 3 आएगा। 3 की गुणा इसमें 3y = 13/6। अब देखो मैं इसको हल कर लेता हूँ। कैसे हल होगा? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर ऊपर, तो हो जाएगा 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6, इसके गुणा यहाँ इससे 1 कट गया, 6 1 जा 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूंगा। इक्वेशन इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख लेता हूं। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये तो है इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कई तरीके हैं आपके पास समीकरण हल करने के। ठीक है, विलोपन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो, किसी भी विधि से करो। मैं इसको विलोपन से करता हूँ। मैं y को पहले बराबर कर लेता हूँ, इसको भी, इसको और इसको बराबर करते हैं, और 3 और 10 को बराबर क्या कर सकते हैं, 30। तो इसमें 10 से गुणा करूँगा, इसमें 3 से गुणा करूँगा। समीकरण 4 में 10 से व 3 में, व समीकरण 3 में, व समीकरण 3 में इसमें 10 से गुणा कर रहा हूं, और इसमें 3 से गुणा करने पर, ठीक है, पहले इसमें करता हूं 3 से गुणा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 3 से गुणा हो जाएगा तो 27x, 3 से गुणा होगा तो -30y, 3 से गुणा होगा तो -36। इसमें मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, 10 से गुणा किया तो 20x, 10 से गुणा किया तो 30y, 10 से गुणा किया तो 130। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया +30y, ये हो गया -30y। यदि मैं इस चीज़ को जोड़ दूंगा इस समीकरण में, इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ दूंगा तो कट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जोड़ने पर, एडिंग। ठीक है, जोड़ने पर, एडिंग, जोड़ने पर एडिंग। जोड़ूंगा तो +30y -30y से कट गया, 20 और 27 कितना होता है, 47x बराबर, देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 130 में से 36 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 94, 94 हो गया। 130 माइनस 36, दोनों को जोड़ रहा हूँ ना, तो ये तो कट गया, इसका जोड़ ही आ गया। इसका जोड़ करूँगा तो 130 में से एक्चुअली -36 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 94। तो x इज इक्वल टू 94/47, और 47 दूने होते हैं 94, तो x बराबर कितना हो गया, 2। x का मान आ गया 2। जब x का मान मेरे पास 2 आ गया तो मैं कहाँ रख दूँ उसको, किसी भी समीकरण में रख देता हूँ, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में x का मान रखूँगा तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ कि समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर यहाँ रख देते हैं, तो 9 गुणा 2, 9 इंटू 2, -10y इज इक्वल टू -12, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 18 को भी वहीं ले जाता हूँ, तो -10y इज इक्वल टू -12 -18, यहाँ आप देखिए 18y इज इक्वल टू -18y, -18 है, 10 है, 10 है, 10, -10y इज इक्वल टू -12 -18, तो -10y इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों एक हिसाब से जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -30, तो y कितना हो जाएगा, -30 ये जो 10 इसके साथ गुणा में है इसके नीचे आ जाएगा, तो y बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, और 10 के हैं 30, तो y बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर आया 2 और y बराबर 3, तो ये हो गया समीकरण का हल। इनके रैखिक युग्म को हल कीजिए,
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, मतलब x और y का मान मालूम नहीं है, x y अननोन है, या मैंने निकाल दिए x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको ज़रा चेक भी कर लूँगा कि जो मैंने आंसर निकाला, जो मेरा हल आया वो सही है कि नहीं है। उत्तर की जांच आपको कर लेनी चाहिए, है ना। एग्ज़ाम में ये सरल है, सरल सा है। आप देखो x बराबर आया 2, हल समीकरणों का हल x बराबर 2 y बराबर 3। अब पहले समीकरण क्या है, पहले समीकरण का बायां पक्ष ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3x/2 माइनस 5y/3, तो 3/2 इंटू x का मान है 2 माइनस 5/3 गुणा गया y का मान है 3। अब आप देखो 2 से 2 कट गया, तो 3 से 3 कट गया, -5, 3 -2 आ गया। इसको हल किया, दाएं पक्ष आ गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सही है। वैसे यहाँ भी रख दूंगा, आप देखो x जगह पे 2 तो कितना हो जाएगा 2/3, y की जगह पे 3/2, दोनों को हल करो, लघुत्तम आ गया 3 और 2 का 6, 3 दूनी 6, 2 और 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6, 3 आएगा, 3 की गुणा 9, तो कितना हो गया 9 और 4 13, 13/6, 13/6। तो एक्स वाई के मान यहाँ रखे और तो कहाँ आ गया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। इसका मतलब जो हल है हमारे पास ये बिल्कुल सही है। तो इसका आप रफ में उत्तर की जांच कर लेनी चाहिए कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है ना, उससे 26 वर्ष बड़ी उम्र के हिसाब से। उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years after 3 years from now will be 360. Find रोहन present age. रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, वर्तमान आयु। हमेशा वर्तमान आयु ही माननी चाहिए। माना कोई बच्चा इस समय 10 साल का है, तो 2 साल पहले वो कितने का हो जाएगा, 10 - 2 8। ठीक, वर्तमान एज क्या है 10। 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 10 × 3 13। तो प्रेजेंट एज माननी चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन होगा हम उसको समझ लेते हैं। आप देखिए, मैं मान लेता हूं, माना रोहन की आयु x वर्ष है। लेट रोहन्स एज बी x ईयर, क्योंकि ये तो मालूम निकालना है ना, मालूम नहीं है तो मान लेता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब पहले ये देखते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की आयु x है और माँ 26 साल बड़ी है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। माना कोई बच्चा इस समय 10 साल का है, ठीक है, और उसकी माँ उससे 36 साल बड़ी है। कोई बच्चा कितने साल का इस समय, 10 साल का, और उसकी माँ उससे 36 साल बड़ी है, तो प्लस 36 करेंगे तो माँ की उम्र निकल जाएगी। माँ 46 की है। तो वैसी है रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु उसकी माता की आयु क्या हो जाएगी। यहां आपको दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इससे 26 वर्ष बड़ी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी, तो हो जाएगा x + 26। रोहन x साल का है, उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की माँ की उम्र कितनी निकलेगी, x + 26। क्लियर। अब आगे देखो, जैसे जैसे कंडीशन दी रहेंगी हमको वैसी काम करना है। उन दोनों की आयु का गुणनफल उन दोनों की आयु का गुणनफल कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पहले तो दोनों की आयु
आज से 3 वर्ष बाद क्या निकाल लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु है ये, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु लिख लेता हूं, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी मां की वर्तमान आयु x + 26। 3 साल के बाद दोनों की आयु निकालता हूं। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। इस समय रोहन x साल का है, 3 साल के बाद रोहन हो जाएगा x + 3। ये तो होगा। इस समय कोई बच्चा 10 साल का, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 × 3 = 13, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात उसकी मां की आयु। इस समय मां कितने साल की है, रोहन की मां इतने साल की, वर्तमान आयु, ठीक है। 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी, इसमें 3 और जोड़ देंगे, x + 26 + 3, तो ये हो जाएगा x + 29। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है ये, 3 वर्ष पश्चात उसकी मां की आयु है ये। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, दोनों के निकाल दे मैंने, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल, मतलब x + 3 गुणनफल गुणा गया x + 29। 3 साल बाद रोहन की आयु गुणा गया 3 साल बाद मां की आयु, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है 360, ये है, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूं। देखो x की गुणा पहले इन दोनों में होगी, फिर 29 की गुणा इन दोनों में होगी। x की गुणा x में होगी तो x², x की गुणा +3 में होगी तो 3x, 29 की गुणा x में होगी तो +29x, +29 × 3 9 × 27 का 7, 2 3 दिन 6 2 8, 87 = 360, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, x² प्लस 29 और 3 कितना हो, 32, 32x प्लस 87, इसको लेफ्ट में कर लीजिए, -360 = 0, तो x² प्लस 32x -360 प्लस 87, ये प्लस का छोटा है, ये माइनस का बड़ा है, घटेगा पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 360 में 87 घटाता हूँ, 10 में 7 गया 3, 15 में 60 गया 7, ठीक है, 273, ठीक है ना, 7 3 10 16, ठीक है। तो -273, 273 = 0, ये बन गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो बन गई हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन जो बन गई है ना, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में x का मान यदि निकल जाएगा तो रोहन की आयु आ जाएगी। कैसी इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां कर लेता हूं सॉल्व। आप देखिए मेरे पास जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, वो आ गई है x² प्लस 32x माइनस 273 = 0। अब देखो द्विघात समीकरण का एक तरीका हल करने का ये भी है, इसके और इसकी गुणा, इसके और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, -273x², इसके और इसकी गुणा, इतना आ गया। अब इसके दो ऐसे खंड करेंगे, दो ऐसे पार्ट करेंगे, जोड़ा घटा के इतना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके गुणनखंड कर लेता हूँ, ठीक है ना। 273 के गुणनखंड 3 से भाग देता हूँ, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, सॉरी 27 3 3 3 9, 3 का तो जाएगा नहीं, 3 9 27, 13 7 91, 7 का जाएगा इसमें। अब
7 का जाएगा, देखो 7, 13 7 91, तो 273 हो गया, ठीक है ना। 3 गुणा गया 7 गुणा गया 13, ये हो गया। आया समझ में। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं कि इसके दो ऐसे हिस्से करो कि उनका गुणा ये होना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस चीज़ का गुणा कर दीजिए। 13 गुणा 7, तो मैं लिख दूंगा 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। देखो इसमें से ही घटाऊंगा तो 32x आ गया, नहीं आ गया। इसमें से घटाया ये आ गया, और इसमें इसका गुणा करूंगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करूंगा तो यही तो आएगा। देखो प्लस और माइनस के गुणा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक तरीका है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस यहाँ पर बच गया 39, माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, -7 कॉमन, तो x प्लस ये हो जाएगा 39, क्योंकि 273 बराबर 7 गुणा गया 39। इसको इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 × 39, ठीक है। तो -7 बाहर आ गया तो x, तो माइनस जब बाहर आ गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 39, दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, तो x प्लस 39 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब इन दो का गुणनफल क्या है, 0 है। दो पेयर का गुणनफल कितना है, 0 है। तो यदि इनका गुणनफल 0 का मतलब हुआ या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि x प्लस 39 बराबर 0, तो इसका मतलब हुआ x बराबर -39। x प्लस 39 बराबर 0 का, तो x बराबर क्या हो गया, -39, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि x किसकी उम्र है, रोहन की, और उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कभी सुना आपने ऐसा कि किसी बच्चे की उम्र जो है -10 साल है, ऐसा सुना कभी, नहीं सुना ना। तो उम्र ऋणात्मक नहीं होती है, एज कांट बी नेगेटिव, एज ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, ये वाला 0 होगा, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर 7। इन दोनों का गुणा 0 है ना, दो चीज़ों का गुणा 0 आ गया, तो या तो ये 0 है, 0 गुणा ये बराबर है, या ये 0 है, 0 गुणा ये बराबर है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये हमने निकाल दिया, इसका मतलब ये 0 है। x बराबर कितना हो गया, 7। और x क्या माना हुआ है, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। रोहन प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए।